आज हम कक्षा 10वीं का जो राजनीति का पहला अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का वीडियो क्रमांक 4, जिसमें आज हम अध्ययन करेंगे फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। किसका? फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। सबसे पहले आता है कि राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति कब हुई थी। तो राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति है वो सन 1789 ईस्वी में जो फ्रांस की क्रांति हुई उसके साथ ही हुई थी। और सन 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का अधिकार था। निरंकुश राजा का यानी शोषित करने वाला, जनता को दुख देने वाला, कष्ट देने वाला राजा, जिसके ऊपर किसी प्रकार का अंकुश नहीं लगाया जा सकता, ऐसे कष्ट और निर्दयी राजा का शासन था या फ्रांस उसके अधिकार में था। तो फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर, किससे? यह प्रभुसत्ता है वो राजतंत्र से निकलकर नागरिकों के एक समूह के हाथों में आ गई या हस्तांतरित हो गई। क्रांति ने घोषणा की या क्रांतिकारियों ने जो घोषणा की है वो घोषणा थी कि फ्रांस में जो निरंकुश शासन है, इन शासन से लोगों को किस प्रकार से मुक्ति दिलाना है और लोगों को एक नया राष्ट्र बनाने के लिए तैयार करना है। और फिर उस राष्ट्र की नीति और नीति लोग तय करेंगे, राजा नहीं करेंगे। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए थे जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। पितृभूमि और नागरिक, क्या? पितृभूमि और नागरिक जैसे जो विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। अतः एक नया फ्रांसीसी झंडा तैयार किया गया। फ्रांसीसी झंडा पहले राजध्वज था। राजध्वज का मतलब होता है राजा का ध्वज। अब राजा का ध्वज है तो राजा के अधीन आने वाली जनता है, उनके ऊपर पूरी की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक है ना, थोपी जाती थी, चाहे वो जनता के हित में हो या नहीं हो। लेकिन इसके स्थान पर एक अब राजध्वज के स्थान पर लोगों ने किसका? तिरंगे को महत्व दिया है और उन्होंने इस तिरंगे ध्वज को ही अपने राष्ट्र का ध्वज माना था। किसने? फ्रांसीसियों ने। और उसके बाद में एस्टेट्स जनरल का जो चुनाव है, अभी तक तो राजा के द्वारा किया जाता था और इसमें राजा के कृपा पात्र जो लोग हैं वो इसमें भाग लेते थे। लेकिन क्रांतिकारियों ने इस व्यवस्था को बदलकर अब जो एस्टेट जनरल का जो चुनाव है उस चुनाव में सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा। किसका? एस्टेट जनरल का चुनाव है वो सक्रिय नागरिकों के समूहों के द्वारा किया जाने लगा, जिससे कि सक्रिय नागरिक अपने राष्ट्र के लिए अपने सभी लोगों के हितों को ध्यान में रखकर कार्य करेंगे। जबकि एस्टेट जनरल के जो पहले चुनाव है राजा द्वारा किए जाते थे वो किसी एक वर्ग विशेष को ध्यान में रखकर काम करता था और इसके स्थान पर अब सामूहिक नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा। अब आ गया आगे एस्टेट जनरल का नाम। अभी तक तो एस्टेट जनरल था, लेकिन फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने इस एस्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। क्या कर दिया गया? नेशनल असेंबली। किसका नाम? एस्टेट जनरल का नाम क्या कर दिया? नेशनल असेंबली। और तो एस्टेट जनरल का नाम है, नेशनल असेंबली कर दिया गया। और उसके बाद में नई जो स्तुतियाँ रची गई और शपथें ली गई। किसके लिए? यूरोपीय राष्ट्र के लिए। और शहीदों का गुणगान हुआ और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ था। किसके नाम पर हुआ था? यह सब का सब राष्ट्र के नाम पर हुआ था। और एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई है। पूरी की पूरी सेंटर की जो पॉलिसी है वो एक लागू की गई है, जिसमें अपने भूभागों में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए थे। पहले तो कानून अलग अलग थे, राजा अपने कृपा पात्रों के लिए अलग बनाता था और आम जनता के लिए अलग बनाता था। तो अब समान नागरिकों के लिए समान कानून बने और आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया।
क्या कर दिया गया, आंतरिक आयात और निर्यात शुल्क, यानी जो यूरोप में बाहरी देशों से आने वाले माल और यूरोप से जाने वाले माल इनके ऊपर है वो शुल्क बिल्कुल ही समाप्त कर दिया गया। और भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था पूरे यूरोप में लागू की गई तथा क्षेत्रीय भाषाओं को समाप्त करके फ्रेंच को राजभाषा घोषित कर दिया। किसको, फ्रेंच को राजभाषा है घोषित किया, बाकी सब भाषाओं को छोड़ दिया गया था। फिर क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। क्रांतिकारियों का की घोषणा क्या थी, यूरोपीय लोगों को ये जो निरंकुश शासक हैं इन शासकों के चुंगल से मुक्त कराना है, ठीक है ना, इनसे बिल्कुल ही इन निरंकुश शासकों से बिल्कुल मुक्त करा देना है। किनको, फ्रांस की जनता को या लोगों को। दूसरे शब्दों में फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने से या होने में मदद देगा। और जब फ्रांस की घटनाओं की खबरें यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची थी और उसके बाद छात्र, मध्यम वर्ग, शिक्षित लोग या अनेक सदस्य जिन्होंने जैकोबिन क्लबों की स्थापना करनी प्रारंभ की। जैकोबिन क्लब में क्या करते थे, वे जो आने वाले स्वयंसेवक हैं उनमें राष्ट्रभक्ति की भावना कूट कूट कर भरते थे, जिससे कि वे लोग राजा से या राजा के हित में न देकर राष्ट्र हित में देखें। इसलिए जैकोबिन क्लबों में की स्थापना वहाँ पर की जाने लगी थी। और उनकी गतिविधियां और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए भी रास्ता तैयार किया जो 1790 में या उसके दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुसी थी। कब, 1790 में। और क्रांतिकारी युद्धों ने या के शुरू होने के कारण या उसके साथ ही फ्रांसीसी जो सेनाओं में राष्ट्रवाद के विचार, ठीक है ना, वो विदेशों में भी वो ले जाने लगे थे। कौन, फ्रांसीसी सेना, यानी उन सैनिकों में भी फ्रांस के प्रति जो राष्ट्रवाद की भावना है वो कूट कूट कर भरी, तो उन लोगों ने फिर अन्य राष्ट्रों में भी वो राष्ट्रवाद के विचार है वो ले गए। नेपोलियन के नेतृत्व में जो विशाल क्षेत्र आया वहाँ उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में पहले से ही आरंभ किया जा चुका था। नेपोलियन जब आया था और उसने अनेक सुधारों की व्यवस्था की थी और फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने फिर से संदेह वहाँ प्रजातंत्र को नष्ट किया था। उन्होंने फिर से निसंदेह प्रजातंत्र को उसने नष्ट किया था। किसने, नेपोलियन ने। कब, जब फ्रांस में राजतंत्र वापस लेकर आया था और उसने निसंदेह वहाँ के प्रजातंत्र को नष्ट किया था। और मगर प्रशासनिक जो क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था और ताकि पूरी व्यवस्था है वो अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। इसके बाद में आता है आपकी 1804 की जो नागरिक संहिता है, इसको नेपोलियन संहिता के नाम से भी पुकारा जाता है। 1804 की जो नागरिक संहिता, इनको किस नाम से पुकारा जाता है, नेपोलियन संहिता के नाम से भी पुकारा जाता है। अब इसके द्वारा कई सुधार किए गए हैं। तो पहला देखिए, पहले सुधार में जन्म आधारित, किस आधारित, यानी जन्म के आधारित जो विशेषाधिकार है वो समाप्त कर दिए गए। तो पहला सुधार कौन सा हुआ, जन्म के आधारित जो विशेषाधिकार है वो लोगों के समाप्त कर दिए गए थे। दूसरा आता है, कानून के समक्ष सबको बराबर माना और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित रखा। कौन सा, कानून के समक्ष सबको बराबर माना और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित रखा। तीसरा आता है, डच जो गणतंत्र है जिसमें स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में उसने प्रशासनिक विभागों को सरल बनाया। किसने, नेपोलियन ने। चौथा आता है, सामंती व्यवस्था को उसने पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। और पांचवा, शहरों में कारीगरों के जो श्रेणी संघ बने हुए थे उन श्रेणी संगठनों के ऊपर जो नियंत्रण था उन नियंत्रणों को उसने हटा दिया था। अंतिम और सातवां आता है, यातायात और संचार व्यवस्था में उसने अनाप शनाप मात्रा में सुधार किए थे। तो ये नेपोलियन की जो संहिता है इसमें उसने 7 मुख्य रूप से जो सुधार किए थे वो। और उद्योगपतियां और खास तौर पर जो सामान बनाने वाले जो उद्यमी थे, जो छोटे छोटे उत्पादक थे, उन उत्पादकों को भी इसने कई सुविधाएं दी। और एक समान उसने जो मानक कानून है वो बनाए थे
और एक राष्ट्रीय मुद्रा की उसने स्थापना की। और दूसरे उद्योगपतियां और खास तौर पर जो सामान बनाने वाले लघु उत्पादक यह समझने लगे कि एक समान कानून, मानक, भार तथा नाप और एक राष्ट्रीय मुद्रा को एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं और पूंजी के आवागमन में सहूलियत मिलेगी। लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिली जुली प्रतिक्रियाएं थी। किनके प्रति? फ्रांसीसी शासकों के प्रति। शुरुआत में अनेक स्थानों जैसे हॉलैंड है और स्विट्जरलैंड है के कई शहरों में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया गया। किसका? फ्रांस सेना का, कि हमें स्वतंत्रता दी गई, उस तरह से उनको स्वागत किया गया और तोहफा दिया गया। मगर यह शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया था और जब यह साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्था राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं है, ऐसी स्थिति में बढ़े हुए कर, सेंसरशिप और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती से हो रहे नुकसान प्रशासनिक परिवर्तनों से मिले फायदे से कहीं ज्यादा नजर आने लगे थे। नुकसान फायदे की बजाय नुकसान ज्यादा हो रहा था। आज का अध्याय यही समाप्त होता है। बाकी PDF में आपको जो गृह कार्य दिया गया है वो आपको करना है। धन्यवाद।